डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि यहाँ पे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर को ध्यान में रख के क्लासेस चल रही है और मॉर्निंग में जो हम लोग की क्लासेस रहती है वो पीवाईक्यू की रहती है। हम लोगों ने सन 2023 के पीवाईक्यू को कर लिया, सन 2022 का कर लिया। आज जो हम लोग पढ़ेंगे सन 2020। सन 2021 में पेपर नहीं हुआ था, कोविड की वजह से सबको प्रमोट कर दिया गया था, इसलिए सन 2021 का कोई पेपर नहीं है। हम लोग सीधे सन 2020 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को पढ़ेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आपको मेरी क्लास की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और जो हम लोग का फर्स्ट पेपर है वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा, ये क्या होता है कि इसमें 50 नंबर का पेपर होता है, टाइमिंग 2 घंटे की होती है। इसमें 15 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 15 वेरी शॉर्ट आते हैं और जो 10 क्वेश्चन रहते हैं ये आपके लॉन्ग के रहते हैं। जो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है इसलिए 20 मार्क्स के ये होते हैं। टोटल आपका 50 नंबर का पेपर हो गया जिसमें 25 नंबर लाना आप लोग के लिए ज़रूरी रहता है। अगर आप 25 नंबर से कम लेके आएँ तो आप लोगों का बैक लग जाता है। तो अगर आप मेरी क्लास से मेरे चैनल से जुड़ गए हैं, मेरी सारी क्लासेस को आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो बैक तो आपका नहीं लगेगा, क्योंकि जो पेपर पैटर्न है पिछले 8-10 सालों से, मतलब जब जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं तो पैटर्न यही है कि वो पीवाईक्यू को फॉलो ज़रूर करता है। एग्ज़ाम का मैक्सिमम 70% क्या होता है वो पीवाईक्यू से ही पूछता है। 30% उसमें न्यू कंटेंट रहते हैं। तो न्यू कंटेंट आपको कहाँ से मिलेंगे, वो भी फिक्स है कि आपको या तो पवन, राजन या अग्रवाल, इन्हीं 3 सीरीज में से आपको 30% भी मिल जाएगा, 70% आपके पीवाईक्यू से। तो अगर आपने 70% ही अच्छे से तैयार कर लिया और उसके बाद खाली पवन देख लिया तो आपके 80-85% कहीं नहीं गए हैं, कहीं भी नहीं गए हैं। और बैक की तो आप टेंशन ही छोड़ दीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हम लोग का पहला पेपर यही होता है वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है पूछ रहा है कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है, हमें कैसी शिक्षा की, उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैर पे खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसका है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी का है। उन्होंने कहा कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा हमारे चरित्र का निर्माण हो सके, मस्तिष्क की शक्ति, बुद्धि का विकास और मनुष्य अपने पैरों पे खड़ा हो सके। अरस्तु के अनुसार भी पूछ सकता है। तो शिक्षा का पूरा उद्देश्य व्यक्ति के उदारवादी जीवन को तैयार करने से है, ये अरस्तु के अनुसार है। रविन्द्रनाथ टैगोर से भी पूछता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पुस्तक पर्सनालिटी में लिखा, उच्चतम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन के सभी अस्तित्व के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बना दे। ये आपसे यही पूछता है कि उच्चतम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन के सभी अस्तित्व के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बना दे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में बहुत पूछा है रविन्द्रनाथ टैगोर से। जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन कौन सा है, तो वो यूनेस्को है। कौन है, यूनेस्को है। आप इसको पुश करके देखना चाहे तो देख लीजिएगा। मैं क्लास ले रही थी साइंस का, जो 6 PM पे हमारी आती है, जिसमें हम लोग अति लघु प्रश्नों को कर रहे हैं, वो भी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को ध्यान में रख के। तो मैंने आप लोगों से प्रश्न किया था कि दिव्य शपन पुस्तक के लेखक कौन है। एक बच्चे का कमेंट भी आया था, उसने बताया था गीजूभाई बधेका। आप ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, जिसको नहीं याद है वो याद कर लीजिए। आपसे ये 2 क्वेश्चन बहुत पूछता है पुस्तक में कि दिव्य शपन के लेखक कौन है और एमिल पुस्तक किसकी है। आप इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इन दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम में सन 2025 में आएंगे जरूर। ये 2 क्वेश्चन, एक किंडरगार्टन पद्धति और पूछता क्या है कि उद्यान को, हाँ इसको विद्यालय को उद्यान है ना, और बच्चे को पौधा और शिक्षक को माली किसने कहा है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उड का घोषणा पत्र, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीटेड हैं। तो अगर आप हमारे क्लास को कंटिन्यू देख रहे हैं तो मैं बार बार इन क्वेश्चनों को बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि ये क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार कर लीजिए, आएगा ज़रूर। अगर आप अभी से इन चीज़ों को तैयार करेंगे ना तो जब आपके सामने पेपर आएगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा।
ऐसा होगा कि आपके सामने पेपर आया और आप आंसर लिखते चले गए। क्यों? क्योंकि आपको चीज़ें तैयार हैं, समझ है कि क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है। तो आप अभी से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि पाली भाषा में शिक्षा का माध्यम। अगर हम लोग पाली भाषा की बात करें तो हमारे ख्याल से बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में ही बात करता है। हाँ, पाली भाषा किसके बारे में? वैदिककालीन। ये वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में ही बात करता है। पाली भाषा प्राकृत भाषा का एक रूप है जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बोली जाती थी। यह भाषा बौद्ध धर्म के ग्रंथों के त्रिपिटक से लिया गया है। अब इसको इतना डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्सप्लेन करके अगर पूछेगा तो इस एसटी में पूछेगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता रहता है कि मुद लियर आयोग संबंधित किससे हैं? तो ये माध्यमिक शिक्षा से हैं। ज़्यादा मैं इस पर फोकस नहीं करूँगी, आप याद रखिएगा। ये पूछता है और ज़्यादातर इसकी ईस्वी पूछ लेता है। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर फुसप्रति मतलब जो अंदर से व्यक्ति को क्या कर दे, मतलब सर्वांगीण विकास करे या अंतर्निहित शक्तियों को अभिव्यक्त करे। तो यह कथन किसका है? रूसो का है। किसका है? रूसो का है। रूसो से क्वेश्चन पूछता जरूर है। आधुनिक शिक्षा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देख लीजिए, मैं 2 साल का प्रीवियस ईयर करा चुकी हूँ, सन 2023 और 22। ये क्वेश्चन 22 में भी पूछा, मतलब 21 में भी देखिए है, 22 में भी पूछा गया था। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार, मतलब वो तो पेपर लीक कर दिया है, बस आप ही लोग हैं पता नहीं किस दुनिया में हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कौन है? चार्ल्स ग्रांट हैं। क्या पढ़ रहे हैं कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जा रहा है? चार्ल्स ग्रांट को। ये क्या है? बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर लीजिए, बार बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किंडरगार्टन का अभिप्राय मैंने अभी आप लोगों को बताया है क्या है? बालोद्यान से किसने दिया था? तो फ्रॉबेल ने दिया था। देख लीजिए, गीजू भाई, गीजू भाई, गीजू भाई, आप इनको याद कर लीजिए, बार बार पूछे जा रहे हैं। देवेश अपन पुस्तक किसने दिया? गीजू भाई। गीजू भाई शिक्षा को क्या मानते थे? तो ये बाल केंद्रित मानते थे। क्या मानते थे? बाल केंद्रित मानते थे। महिला समाख्या योजना कब से लागू हुआ? तो ये 1989 से लागू हुआ था। जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होगा मैं वो आप लोगों के लिए बताऊंगी। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की क्या कर रहा है? दृष्टि कर सके। यह कथन किसका है? ये अर्बन का है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ ऊर्जा संसाधन क्या है? स्वच्छ ऊर्जा, ये बात करें तो सौर ऊर्जा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्तमान भारतीय समाज के लिए और नवीन प्रयास, इन दोनों में ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, इसलिए आप इसको गलती से भी मत स्किप करिएगा। जहाँ भी लिख रहे हो हमारे ख्याल से आप इसको 5 स्टार 10 स्टार जितना भी स्टार देना चाहें दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात किस में की गई है? अनुच्छेद 21 का में। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्म अनुभूति से है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा क्या है? आदर्शवाद का एक दर्शन है जो वास्तविक आधार है। आदर्शवादी शिक्षा का मानना है कि उस उद्देश्य को वास्तविक स्वरूप आत्मा से मदद करना है। प्रकृतवाद किस प्रकार का अनुशासन करता है? प्रकृतवाद जो है मुक्त्यात्मक। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धकालीन शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम। प्रमुख केंद्र काशी और तक्षशिला है। मूल्यपरक शिक्षा की क्या उद्देश्य है? मूल्य शिक्षा का उद्देश्य देशभक्ति की भावना के साथ साथ एक अच्छे नागरिक के मूल्यों का क्या करना है? विकास करना है। मूल्य शिक्षा उद्देश्य शारीरिक भावात्मक मतलब बच्चों के सर्वांगीण विकास के बारे में बात करता है। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा गया है?
भारतीय शिक्षा का महाधिकार जो पत्र है वो उड डिस्पैच को कहा गया है। इसे भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है? मैग्ना का कार्टा भी कहा जाता है। उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? वैदिक काल में जब बालक ज्ञान हासिल करने योग्य हो जाता था तो उसका सर्वप्रथम उपनयन संस्कार किया जाता है। उप यानी पास, नयन यानी ले जाना अर्थात गुरु के समीप ले जाना क्या कहलाता था? उपनयन। उप यानी मतलब क्या होता है? पास। नयन का अर्थ मतलब ले जाना अर्थात गुरु के समीप ले जाना क्या कहलाता था? उपनयन। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित हुई? या 1987 में बाल श्रम के मुद्दे पर सरकार नीति घोषित की गई थी। जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं बताऊंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षा का निस्पंदन का सिद्धांत और एक कौन? शिक्षा का मैकाले किससे संबंधित है? निष्पंदन और एक पूछता है, एक सेकेंड अभी याद आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। छनाई का सिद्धांत। हाँ, निष्पंदन छनाई इन दोनों को स्टार लगा लीजिए। ये आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछे जरूर जाएंगे। शिक्षा का निष्पंदन सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड मैकाले। बस यही दो क्वेश्चन, निष्पंदन छनाई, यही दो आप याद कर लीजिए। इन दोनों के अलावा मैकाले से मुझे नहीं लग रहा है कुछ पूछता है अलग दिया था। इनके अनुसार ये बात किसकी करते थे? उच्च शिक्षा उच्च वर्ग के लोगों को दिया जाए जिससे छन कर निम्न वर्गों लोगों तक पहुंचे। प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना? द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉक और क्या है? इवोन स्पेंजियम आदि प्रमुख हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य बताना है। निम्न वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्ता, सभी वंचित वर्ग की महिलाओं को शिक्षा, मतलब इसमें क्या था कि लड़कियों के लिए रहने का एक प्रबंध हो जाए, उन्हें आवास मिल जाए और सभी वर्ग की जो लड़कियां हैं बालिका हैं उनको शिक्षा प्राप्त हो। भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। NCTE, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। शिक्षा की परिभाषा लिखिए। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को क्या करना है? अभिव्यक्ति करना। शिक्षा के 2 उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की जन्मजात शक्ति क्षमता को विकसित करना। ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? ऐसे छात्र ड्रॉप आउट छात्र कहलाते हैं जो नामांकन कराकर 1-2 साल बाद स्कूल छोड़ देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलनों के नाम लिखिए। तो पहला था असहयोग, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये सब क्या है? राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय। वन संरक्षण, वृक्षरोपण को सर्वाधिक बढ़ावा देना चाहिए। फैक्ट्री और कारखानाओं को नदियों से दूर करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम लिखें। निष्पक्षता होनी चाहिए, ईमानदारी, बड़ों की आज्ञा मानना, सम्मान करना। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट प्रश्नों को कर लिया है। कुछ जहाँ डिफाइन करने वाला था मैंने वहाँ किया, जहाँ नहीं ज़रूरत थी नहीं किया। और जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट बताया है आप उसको लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। आप नोट्स बनाते चलिए, आपके एग्ज़ाम टाइम भी वो बहुत हेल्प करेगा और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जिस प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ रहा हूँ वह वो सही है या नहीं, क्या मतलब जो आपके एग्ज़ाम में वो चीज़ें उस टाइम मदद करेगी या नहीं करेगी। इन सब का आइडिया आप अपना नोट्स बना के रखेंगे, एग्ज़ाम दे के आएंगे तो खुद ही हो जाएगा। लघु उत्तरीय ये 2 नंबर के रहेंगे। मारिया मोंटेसरी शिक्षा पद्धति की विशेषता। मारिया मोंटेसरी शिक्षा पद्धति वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। इसमें निरीक्षण, अनुभव तथा प्रयोग के आधार पर क्या करता है? विकास किया जाता है। मारिया मोंटेसरी जो शिक्षा पद्धति है विद्यार्थियों की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करती है। जिस प्रकार रूसो
प्रेस्टोलॉजी एवं फ्रोबेल करते हैं। इन्होंने कहा कि बच्चों को अगर हम फ्री छोड़ें, उनको उनके अकॉर्डिंग अगर शिक्षा दी जाए तो बहुत ही जल्दी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। मारिया मोंटेसरी शिक्षा पद्धति वैयक्तिक है। मारिया मोंटेसरी शिक्षा पद्धति मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूलन एवं ज्ञानेंद्रियों का क्या है, शिक्षण है। कि मारिया मोंटेसरी प्रथम बार लिखना सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर देती हैं। वो कहती हैं अगर बच्चे को ये सिखाना है तो हम किसी दफ्ती पे ऐसे उसको काट के दफ्ती देंगे, उस पर क्या करेगा बच्चा, बार बार ऐसे ऐसे करेगा, बार बार चढ़ाएगा, चढ़ाते चढ़ाते बच्चा कब ए बनाना सीख जाएगा उसको पता ही नहीं चलेगा। मारिया मोंटेसरी पद्धति बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। इसमें अध्यापक शिक्षक उनके कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है, इसलिए अनुशासन की कोई समस्या नहीं रहती। मारिया मोंटेसरी पद्धति में बालकों के मानसिक शारीरिक विकास पर क्या ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्या है कि प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ। एनसीईआरटी का प्रमुख मुद्दा प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपलब्धता है। आंगनबाड़ियों में प्रशिक्षित या विशेष रूप से प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के लिए समर्पित कुछ शिक्षक हैं। अंबेडकर विश्वविद्यालय में सन 2000 मतलब अध्ययन इससे पता चला है कि भारत में बच्चों का, वहाँ आप इसको पुश करके देख लीजिए क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा में कुछ खास है नहीं जो मैं आपको बताऊँ। देखिए परिणाम 2 से 4 की आयु सीमा को अधिक बच्चे होते हैं शैक्षिक रूप से महत्वपूर्ण 4 से 6 आयु सीमा। ये आप खुद वीडियो को पुश करके पढ़ लीजिएगा। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था की क्या गुण होने चाहिए। शिक्षा के द्वारा महिलाओं के लिए खुले हैं। बौद्ध काल में प्रत्येक वर्ष में व्यक्ति की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकार हैं। असमंजस एवं आपराधिक कार्य वाले को शिक्षा पाने का अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए। सांस्कृतिक सभ्यता की रक्षा करनी चाहिए। योग्य नागरिकों का निर्माण करना चाहिए। आप वीडियो को चाहिए तो मैं थोड़ी देर रुक जा रही हूँ, पुश कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा। आदर्शवाद व प्रकृतिवाद के शैक्षिक उद्देश्यों की तुलना कीजिए। आदर्शवाद और प्रकृतिवाद। आदर्शवाद क्या कहते हैं, प्रकृतिवाद। आदर्शवाद विचार या मन या अंतिम सत्ता स्वीकार करता है। प्रकृतिवाद पदार्थ की मुख्य मानता है और उसको ही अंतिम सत्ता मानता है, मतलब ये प्रकृति के अकॉर्डिंग चलता है और ये अपने विचारों और मन के अकॉर्डिंग आदर्शवाद चलते हैं। आदर्शवाद के अनुसार भौतिक पदार्थों पर अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। भौतिक तत्व या पदार्थ अपना स्वतंत्र अस्तित्व है प्रकृतिवाद के अनुसार। आदर्शवादी मन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये प्रकृति के, बस इतना ही डिफरेंट है, इसी के अनुसार आप लिख लीजिएगा। आदर्शवाद परमात्मा तथा सत्यम शिवम सुंदरम इन सब चीज़ों पे विश्वास करता है। नेक्स्ट क्या है कि शिक्षा का व्यापक। शिक्षा मनुष्य के जीवन में जीवन पर्यंत या निरंतर चलने वाली, मतलब ये जन्म से लेके कर्म तक चलती है शिक्षा। व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। मैंने इसको पढ़ाया है, इसकी क्लास मैंने ली थी, शिक्षा का अर्थ ये कहाँ से लिया गया, इन सब चीज़ों को मैंने बताया, वहाँ से जाके उसको देख लीजिएगा। हंटर कमीशन, ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हंटर कमीशन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सामान्य विद्यालय स्थापित करना, हर जिले में मॉडल सरकारी स्कूल की स्थापित करना, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों का विविधीकरण, महाविद्यालय का अनुदान करना, शिक्षकों की नियुक्ति करना, ये सारे क्या हैं, हंटर कमीशन के अंतर्गत आते हैं। शांति निकेतन की स्थापना, मानव स्वतंत्र एवं प्रकृति वातावरण में रहकर आदर्श द्वारा मानव जीवन एवं प्रकृति समन्वय स्थापित करके सत्य की खोज करे। देख लीजिए, इसमें मतलब कुछ समझाने लायक नहीं है, आप चीज़ों को पुश करिए, लिखिए
ऑब्जेक्टिव था जो समझाने लायक, मैंने उसको समझाया। अब ये किताबी भाषा लिखा है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज़ करके देख लीजिए, समझ लीजिए। नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं आपको बता दूँगी। मृदा अपरदन आप कैसे रोक सकते हैं? एक तो आप पेड़ के कटाव को रोक के, है ना, जल के तीव्र बहाव को बंद किया जाए, वृक्षारोपण करा जाए, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी-नुमा खेत बनाकर वृक्षों को अधिक से अधिक लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, मृदा अपरदन को कम कर सकते हैं। बस यही 2-4 आप लाइन लिखेंगे, आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। बुनियादी शिक्षा किसने दी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बुनियादी शिक्षा किसने दी? गांधी जी ने दी। बेसिक शिक्षा बुनियादी किस भाषा में? तालीम व बुनियादी शिक्षा गांधी जी की शिक्षा व्यवस्था वास्तव में भारतीय समाज संस्कृति आधार बुनियादी शिक्षा से जुड़ा था। भारतीय जनता की समस्या तथा परिस्थितियों का गहराई से अध्ययन किया जाता है तथा इन्हें मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादन कार्य जिसमें शिक्षकों का वेतन अन्य मुद्दों पर व्यय समुचित प्रबंध हो जाए, क्योंकि तत्कालीन आर्थिक स्थिति में अत्यंत दयनीय है। उन्हें अपनी वर्धा शिक्षा भारतीय जनता की सभ्यता प्रगतिशीलता बनाने हेतु उनके सकारात्मक मतलब या बुनियादी शिक्षा के बारे में बात करते हैं। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि बुनियादी शिक्षा किसने दिया, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। हम लोगों ने सन 2020 के जो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न थे देख लिए। अगर आप क्वेश्चन को लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज़ करके आप आराम से इसको देख सकते हैं। हम लोगों ने वर्तमान भारतीय समाज आज पढ़ा, कल हम लोग शिक्षा के नवीन प्रयास पढ़ेंगे। ऐसे ही सारे सन 2020 के भी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कराऊंगी मैं। और अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है, चीज़ें थोड़ी बहुत समझ आ रही हैं, तो आप उसको ज़रूर देखें। और जैसा कि मैंने कहा है कि आप नोट्स बनाइए और सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लिखिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर ले गए 15 में से 15, तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे और आपका बैक नहीं लगेगा और अच्छे खासे परसेंटेज बनेंगे आप लोगों के। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।